स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। ऐसा लगता है आने वाले टाइम में देशों के बीच में एक कहावत होगी, चीन से उधार ना लेना, मरोगे। क्योंकि चीन जो है वो आपको फंसा लेता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ IAS पर। इंडोनेशिया का नाम सुना है आपने? हैव यू हर्ड ऑफ इंडोनेशिया? जकार्ता जैसे शहरों का नाम, ठीक है, जावा आइलैंड्स, सुमात्रा आइलैंड्स, और ये आसियान देशों का पार्ट है। इनफैक्ट सारे आसियान देश, सिंगापुर ले लीजिए, वियतनाम ले लीजिए, कंबोडिया ले लीजिए, थाईलैंड ले लीजिए, मलेशिया ले लीजिए, बड़े सुंदर देश है, बीच डेस्टिनेशंस है, बहुत मैसिव डायस्पोरा भारत का उन देशों में रहता है, और बहुत टूरिज्म भी इन देशों में होता है। मतलब काफी भारतीय सालाना बेसिस पे इन देशों में जाते हैं। अब हुआ क्या, यहां जाते हैं, साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है, और इंडिया का इतना इंटरेस्ट है आसियान मुल्कों में, तो दूसरा कौन सा देश होगा जिसका इंटरेस्ट होगा? जी हां, सही समझे आप। तो बात हो रही है कौन से देश की? इंडोनेशिया की। और जिस देश का इंटरेस्ट है, द सी वर्ड, द ड्रेडफुल सी वर्ड, जो लोगों को कोविड और कोविड के बाद समझ में आया है, मतलब बाकी देशों को कोविड के बाद समझ में आया है, तब तक सबको सब हरा भरा दिख रहा था। सबसे पहली चीज, सब्सक्राइब करें मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, और ये जो पीडीएफ है ये प्राप्त होंगी आपको मेरे टेलीग्राम हैंडल पर, आयुष सांघीज IAS अकेडमी। इस पे जरूर जुड़े मेरे साथ। जितने हमारे पीडीएफ्स हैं वो सारे इस एक हैंडल पर आपको दिए जाते हैं, प्लस बहुत मैसिवली डिजाइन्ड वैल्यू एडेड कंटेंट आपको इंस्टा और ट्विटर पर दिया जाता है। तो आप इंस्टा और ट्विटर पर मेरे नाम से ये हैंडल है, आयुष सांघी, AYUSSH, आयुष विद एन एक्स्ट्रा S, मुझे जरूर फॉलो करें। आपकी प्रिपरेशन का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, इट विल इंक्रीज। इंडोनेशिया बहुत टेंशन में है, इट इज एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड। वाई इज इट स्ट्रेस्ड? वाई इज एनीवन स्ट्रेस्ड? स्ट्रेस कब होता है, टेंशन कब होती है, कब होता है कि भैया प्री आ रहा है, प्रीलिम्स आ रहा है, एग्जाम आ रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। लेकिन इंडोनेशिया की जो जगह है, इंडोनेशिया की जो प्रॉब्लम है, आप बोलोगे सर ठीक है जो मर्जी हो, हमारा तो प्री है। बिल्कुल सही बात है, इंडोनेशिया के लिए यह चीज प्री से कम नहीं है, क्योंकि ये उधार के जाल में फंसता जा रहा है। क्यों? वाई? एक इतना खूबसूरत देश, देखिए चारों तरफ जो है वो ओशनिक सिनारियो है। ऊपर जो है आप देख सकते हैं, ये इंडोनेशिया है, यहां पर इस पूरे रीजन को साउथ चाइना सी कहा जाता है। ये जो आप वाटर देख रहे हो ये इंडियन ओशन है, इस तरफ पैसिफिक ओशन है, और ये इंडोनेशिया है, आप देख पा रहे हैं। तो इंडोनेशिया ने क्या करा, इंडोनेशिया को भी ग्रो करने की चाहत सबकी होती है। सो इट चोज अ प्रोजेक्ट बाय द नेम ऑफ HSR, हाई स्पीड रेलवे। सुना है नाम? जी हां सुना है, हम सबने नाम सुना है। हम उसे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं, जो इंडोनेशिया HSR या हाई स्पीड रेलवे कहता है। तो हाई स्पीड रेलवे को किस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इंडोनेशिया को क्वालिटी और उसके साथ साथ मनी दोनों का असिस्टेंस चाहिए था। टेक्निकल असिस्टेंस एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस, पैसा और टेक्नोलॉजी, पैसा और किस तरीके से काम किया जाता है, दोनों चीजें चाहिए थी। तो उसके लिए इंडोनेशिया ने जापान के ऊपर चीन को कंसिडर करा। इट चोज चाइना ओवर जापान। भारत ने किसको चूज करा? सही समझे आप। सो द डिसीजन टू गो विद चाइना ओवर जापान टू बिल्ड अ हाई स्पीड रेलवे हैज गॉट इंडोनेशिया वरिड। अब चिंता करने से क्या होगा, अब तो निकल गई गाड़ी, अब बंदूक से गोली निकल चुकी है। तो हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट इंडोनेशिया में सुंदर सा प्रोजेक्ट है। कहां से कहां तक है आपको मैप पे स्पॉट करके दिखाएंगे, और यह चीज आपको प्रूव करेंगे कि यह प्रोजेक्ट कितना कामयाब हो सकता है, कितना अच्छा हो सकता है किसी भी देश के लिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो अच्छा है ही। तो हाई स्पीड रेल साउथ ईस्ट एशिया की पहली HSR कहां बन रही है? इंडोनेशिया में बन रही है, एंड एक्सपेक्टेड टू कनेक्ट कंट्रीज लार्जेस्ट सिटी ऑफ जकार्ता एंड बैंडोंग। तो जकार्ता और बैंडोंग कॉन्फ्रेंस का नाम आपने सुना होगा, आपने WTO नेगोशिएशंस के बारे में अगर पढ़ा है। 142 किलोमीटर का ये जो रेलवे ट्रैक है,
ये आपके सामने प्रस्तुत है। देखिए, ये है जकार्ता, दिस इज जकार्ता, और ये है बैंडोंग। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यू कैन सी जकार्ता से लेके बैंडोंग तक 142 किलोमीटर की जो है लाइन आती है। 142 किलोमीटर की हाई स्पीड रेलवे लाइन जो है वो आ रही है, और इस चीज पे रिसोर्सेस, टाइम और कई सारी चीजें, एफर्ट इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने लगाया है। इसका नाम है जावा हाई स्पीड रेल। तो भारत ने भी यही चीज कनेक्ट करी है ना। इंडिया हैज डन द सेम थिंग, बॉम्बे से लेके अहमदाबाद तक, गांधीनगर से लेके बॉम्बे तक। तो वो पूरा जो डिस्टेंस है उसको हमने हाई स्पीड रेल से कवर करने की कोशिश करी है, और उसकी जो कवरेज है वो देखी गई है इन टर्म्स ऑफ द मनी दैट इज बीइंग इन्वेस्टेड एंड द टेक्निकल असिस्टेंस जो कि आता है जापान से। तो आपके सामने है इंडोनेशिया का मैप, ये आप देख सकते हैं। ये सुमात्रा आइलैंड्स, ये जावा आइलैंड्स, इंडोनेशिया के कई सारे आइलैंड्स हैं, देयर आर मल्टीपल आइलैंड्स, तभी एक आइलैंड डेस्टिनेशन है और बहुत अच्छी डेस्टिनेशन मानी जाती है। लोग यहां पे हनीमून सेलिब्रेट करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, टूरिज्म बहुत हाई है। तो जकार्ता से लेके बैंडोंग तक आप कनेक्ट कर रहे हो इस पूरे के पूरे रीजन में, जो कि साउथ ईस्ट एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे होगी। सिंगापुर ने नहीं बनाई, मलेशिया ने नहीं बनाई, किसने बनाई है? ये इंडोनेशिया ने बनाई है, HSR इन इंडोनेशिया। अब इसका स्टेटस क्या है? व्हाट इज द स्टेटस राइट नाउ? सितंबर 2022, पिछले साल 6 महीने पहले तकरीबन, ये प्रोजेक्ट 90% कंप्लीट है। सो द प्राइम कॉन्ट्रैक्टर, कौन सा प्राइम कॉन्ट्रैक्टर है? KCIC। KCIC इज द प्राइम कॉन्ट्रैक्टर। इसका फुल फॉर्म है केरेटा सीपैट इंडोनेशिया चाइना। केरेटा सीपैट इंडोनेशिया चाइना ने 90% प्रोजेक्ट कंप्लीट करा है, और KCIC जो है ये पूरी तरीके से ना तो इंडोनेशियन कंपनी है ना ही चाइनीज है, ये बेसिकली एक JV है। दिस इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन चाइना एंड इंडोनेशिया। अब समझते जाइएगा, मजा आएगा समझने में। इंडोनेशिया BUMN सिनर्जी पिलर, इसका 60% स्टेक है, और कंसोर्शियम कंपनी है चाइना की यवान HSR, इसका 40% स्टेक है। तो एक जॉइंट वेंचर बना यहां पे। तो KCIC इज अ कंपनी दैट ऑपरेट्स द इंडोनेशियन फास्ट ट्रेन नेटवर्क, यानी कि HSR नेटवर्क को ये ऑपरेट करता है, विच वॉज बिल्ट ऑन द जकार्ता बैंडोंग रूट। इस रूट पे ये चीज बनाई गई, इट वॉज डन। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है 90% प्रोजेक्ट कंप्लीट है, तो अभी ये प्रोजेक्ट की शुरुआत होने की संभावना है, यानी कि इसी महीने, मई के महीने में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है। ऑपरेशंस इट कैन स्टार्ट, तो स्टार्ट ट्रायल बाय May 23 ड्यूरिंग आसियान समिट, इसमें ये स्टार्ट हो जाएगा। और आने वाले टाइम में 23 अगस्त, राइट आफ्टर इंडोनेशियाज इंडिपेंडेंस डे, 17 अगस्त से ये प्रॉपर पब्लिक के लिए खोल दी जाएगी। मतलब कुछ टाइम रह ही नहीं गया है। मई शुरू हो गया, जून, जुलाई, अगस्त में शुरू हो जाएगा, हार्डली 3 महीने हैं। तो ये तो बहुत खुशी की बात है भाई, दिस इज समथिंग टू रिजॉइस कि आपका पूरा प्रोजेक्ट जो है वो शुरू होने वाला है। अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, लीडर है, कुछ भी आप कह लीजिए, ऐसे दिखते हैं। ये इंडोनेशिया के एग्जीक्यूटिव है, और 2015 में इन्होंने ही, जो राष्ट्रपति है जोको विडोडो, इन्होंने ये डील ब्रोकर करी थी। इन्होंने इस डील को ओपन करा था, जिसमें इनके पास टेंडर आए थे जापान से और चाइना से। अब आपको नेचुरली किसकी तरफ खिंचाव होगा? भाई सिंपल सी बात है, जो आपको पूरा टेक्निकल असिस्टेंस देगा और आपको पैसा भी उसके साथ साथ देगा, प्लस आपकी कंट्री के साथ ऑलरेडी 10 तरह के बेनिफिट्स आपको देता हो, जैसे कि ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड हो रहा हो, इन्वेस्टमेंट आ रहा हो, कई सारे तरीके से चीजों से आप बेनिफिट्स देखते हो। तो विडोडो ने चीन को HSR हाई स्पीड रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जापान को नहीं दिया, बिकॉज द डेट ऑफ कंप्लीशन जो चीन ने दी थी, डेट ऑफ कंप्लीशन वो थी 2019 तक, एज अर्ली एज 2018। उन्होंने ये बोला आपके देश में 2019 में जो चुनाव है उसके पहले हम ये प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करके दे देंगे। ये कैच है। अभी HSR शुरू होने वाली है 2023 में, ये बात अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो चीज 4 साल पहले शुरू होने वाली थी वो आज शुरू होगी, तो उसका क्या नुकसान है? कंस्ट्रक्शन रिमेन्स ऑनगोइंग। इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान यह है कि हर एक चीज जिस पे आपने मेहनत करी वो एस्केलेट होती गई। तो आप देखिए चाइना के बैंक ने क्या चालाकी खेली। चाइना डेवलपमेंट बैंक ऑफर्ड लोन्स टू कवर 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट।
तो जो आपकी पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उसकी 75% कॉस्ट लोन के तौर पे चीन ने इंडोनेशिया को दी, शायद जापान ने इतनी नहीं दी थी। प्रोजेक्ट कॉस्ट विद 40-year रीपेमेंट स्ट्रैटेजी, 40 साल में रीपे कर दीजिए। एंड कंप्लीशन वाज प्रॉमिस्ड इन टाइम फॉर द 2019 जनरल इलेक्शंस इन इंडोनेशिया, जैसा मैंने आपको बताया। सो दिस वाज द जेवी दैट वाज क्रिएटेड। और आए दोनों लोग हाथ ऐसे ऊपर करके खड़े हो गए, जी जिनपिंग और यहां के जो विडोडो है, कि हमने कुछ बहुत जबरदस्त डील क्रैक कर ली है। लेकिन जहां पर पैसा और इतनी लंबा प्रोजेक्ट इन्वॉल्व होता है जो आपके देश ने कभी नहीं देखा हुआ, वहां पे हमें एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस को भी अकाउंट फॉर पहले से करके चलना चाहिए। और एक चीज जो पूरी दुनिया में दिक्कत करती है, वो ध्यान रखें, वो क्या है? दैट इज दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें यह समझना पड़ेगा कि आप जो रेलवे लाइन बिछाते हो वो दूसरे की जमीन पे बिछाते हो, तो लैंड एक्विजिशन प्रोसेस अक्रॉस द वर्ल्ड इज एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस। और उसकी वजह से प्रोजेक्ट्स डिले होते ही होते हैं। ये ना आपके हाथ में है, ना हमारे हाथ में है, ना चीन के हाथ में है, ना इंडोनेशिया के हाथ में है, ना अमेरिकन सरकार के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। सो द लैंड एक्विजिशन प्रोसेस यही खत्म नहीं हुआ 2020 तक। दिस वाज नॉट ओवर। लैंड होल्डर्स अलोंग द रूट रेजिस्टेड सेलिंग कि हम नहीं बेचेंगे, हमें ज्यादा पैसा चाहिए, कॉजिंग इफेक्ट ऑन कॉम्पनसेशन टू राइज स्टीपली। तो कॉम्पनसेशन एक तो यह बढ़ा, और दूसरा, जब प्रोजेक्ट आप 2015-16 में इंप्लीमेंट करते तो वो 2019 की कॉस्ट में कंप्लीट होता। अब प्रोजेक्ट ही आपने 2020 में शुरू हुआ तो वो आज की कॉस्ट में कंप्लीट होगा, जो कि ऑलरेडी इन्फ्लेशन से त्रस्त होगी। इन्फ्लेशन तो हुआ है, तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ते 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 40% से बढ़ गई। मतलब जो कॉस्ट आपको मान लीजिए $100 बिलियन में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था, वो $140 बिलियन में कंप्लीट होगा, फोर्सिंग द इंडोनेशियन गवर्नमेंट टू रेज स्टेट कॉफर्स फॉर 7 ट्रिलियन रुपया, जो उनकी करेंसी है, जो कि तकरीबन $470 मिलियन होता है। दिस इज समथिंग दैट वाज डन। तो इतना उनको अपने कॉफर्स से खोद के निकालना पड़ा, और उनको और लोन भी लेना पड़ा। दे ऑल्सो हैड टू डिग, दे ऑल्सो हैड टू बोरो। तो इंडोनेशिया को चिंता क्यों हो रही है? वाई इज इंडोनेशिया गेटिंग वरिड नाउ? जो प्रोजेक्ट 2019 में खत्म होना था वो 2023 में खत्म होके अब शुरू हो रहा है, कॉस्ट बढ़ गई, चिंता का विषय तो है, लेकिन उससे ऊपर क्या विषय आ रहा है? व्हाट इज द इशू? द केरेटा सीपैट इंडस्ट्रीज इंडोनेशिया चाइना इन दिसंबर प्रपोज्ड एडिंग अनदर 30 years ऑफ कंसेशन। कंसेशन मतलब किसी को कुछ ग्रांट करना। तो अगर आपका 40 साल का रीपेमेंट पीरियड है, 40 + 30 70 साल हो जाएगा। इट वुड बी 70 years to its 50-year concession of a high-speed railway under construction in Java. If the Indonesian government cannot turn down this request, cannot turn down the proposal, अगर इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने ये प्रपोजल जो चाइना ने दिया है रीनेगोशिएट करने का, the railway would be under China's influence till the early 22nd century। मतलब आज से अगर 80 साल लगाओगे तो आप सोच के देखो, नई सेंचुरी आ जाएगी, हम सब में से कोई नहीं रहेगा, सन 2100 आ जाएगा। तो सन 2100 तक वो चाइनीज इंफ्लुएंस में रहेगा, क्योंकि चाइनीज डेट में आप फंस गए हो, चाइना के उधार पे आप फंस गए हो। जो 40-50 साल का लोन था वो 30 साल से बढ़ जाएगा। तो जकार्ता को चिंता क्यों हो रही है? क्योंकि 80-year कंसेशन जो है, आप ये समझ के, पॉसिबल 80-year कंसेशन ये बेसलेस नहीं है। ये चीज जो है ये इनको समझनी पड़ेगी कि ये ऐसे पहले देश नहीं है जो चाइना के सुधार में फंसे हुए हैं। ऐसे कई और देश हैं। मैंने खुद स्टडी IQ प्लेटफॉर्म पे पहले वीडियोस करे हैं, शायद आपने देखे हो। कौन से देश है जो चाइना के डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसे हैं? विच आर द कंट्रीज दैट फॉल इनटू द डेट ट्रैप ऑफ चाइना? सो दूसरा देश है वो है श्रीलंका। बहुत दूर देखने की जरूरत नहीं, आपके नीचे वो देश है। आप देखो, श्रीलंका डेट ट्रैप में फंसा हुआ है, लंबे चौड़े डेट ट्रैप में फंसा हुआ है, क्योंकि श्रीलंका ने जो अपना पोर्ट दिया है चीन को, वो इसलिए दिया क्योंकि श्रीलंका के पास लोन उतारने का या उधार चुकाने का पैसा नहीं था। उधार नहीं चुका सकते भैया, आपको क्या चाहिए? चीन ने बोला आपका स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पोर्ट है, नाम क्या है? हम्बनतोता पोर्ट। सो श्रीलंकन गवर्नमेंट बिगैन हैविंग डिफिकल्टी रीपेइंग द कंस्ट्रक्शन लोन्स। इसको कहा गया डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। सो क्या किया गया? हम्बनतोता पोर्ट जो है वो 99 years की लीज पे चाइना को दिया गया, और इस तरीके से पोर्ट आज की डेट में डेवलप्ड है, जो कि चाइना के कंट्रोल में है। देखेंगे इसकी लोकेशन, आप ये देखिए, दिस इज द लोकेशन ऑफ हम्बनतोता पोर्ट। ये श्रीलंका है, आइलैंड नेशन है, कोलंबो उसका कैपिटल है, और हम्बनतोता पोर्ट की लोकेशन है।
इंडियन ओशन में ये पोर्ट अगर चीन के ऑक्यूपेशन में होता है, ये कितना घातक है भारत के लिए, क्योंकि दिस इज अ स्ट्रेटेजिक पोर्ट। दिस इज नॉट जस्ट अ पोर्ट कि एक शिप आई, एंकर हुई, सामान उतारा, वापस सामान भरा और चल दिए, नहीं, दिस इज अ स्ट्रेटेजिक पोर्ट। इस स्ट्रेटेजिक पोर्ट को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, चाइना ने अपने पत्ते बहुत सही खेले हैं। पहले इनको उधार दिया, जो उधार ये चुका नहीं पाए, फिर उस उधार की चुकाई के कारण या उसकी अवज में इन्होंने बोला आप हमें पोर्ट दे दीजिए, और पोर्ट दिया गया क्योंकि इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी क्या होता है, तो मतलब जानेंगे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का। लेकिन उससे पहले आपका यह जानना जरूरी है कि आपके लिए स्टडी IQ IAS क्या लेकर आया है। एक एक्सक्लूसिव, भारत में पहली बार अनाउंस होने वाला P2I बैच, यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच। ये एक एक्सक्लूसिव बैच है, एक इसको अम्ब्रेला बैच कहा जाता है, जिसमें कॉम्प्रहेंसिवली जनरल स्टडीज का कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट का मतलब है प्रीलिम्स से लेकर फाउंडेशन, जिसमें मेंस और प्रीलिम्स का कंप्लीट कोर्स कवर कराया जाता है। उसी के साथ साथ आपको क्रैश कोर्स, जिसमें SIP के तहत आपको सारे के सारे पोर्शंस रिवाइज करवाए जाते हैं, जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो, मेंस का SIM सक्सेस इन मेंस प्रोग्राम, और उसी के साथ साथ आपका मेंस क्लियर होने के बाद पर्सनालिटी टेस्ट भी हमारे साथ कवर्ड है। ये सारी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, जो कि 70,000 रुपीज है, एक ऐसे मार्केट में जहां पे आपको लाखों रुपए देने पड़ते हैं सिर्फ GS फाउंडेशन का कोर्स करने के लिए। वहां पे हम GS फाउंडेशन प्लस रिवीजन बैचेस प्लस टेस्ट सीरीज प्लस मेंटरशिप सेशंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 70,000 में। ये बैच अगर आप सब्सक्राइब करते हैं अभी यूजिंग माय कोड सांघी लाइव, तो आपको यही बैच एक हेविली डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलेगा, जो कि है सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपए, 30,000 रुपीज। बैच शुरू हो रहा है 5 मई से शाम को 6 बजे, तो जरूर इस बैच को सब्सक्राइब करें। दिस इज अ वन स्टॉप शॉप फॉर कवरेज ऑफ द एंटायर जनरल स्टडीज पोर्शन, एंड दिस वुड बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ 2024। तो जरूर इस बैच को सब्सक्राइब करें। ये P2I बैच है, ऐसा बैच आपको भारत में देखने को नहीं मिलेगा। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। स्टडी IQ IAS की पूरी टीम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती है, तो सब्सक्राइब जरूर करें। स्पेसिफिक बैच को मेरा कोड है सांघी लाइव। आइए समझते हैं डेट ट्रैप डिप्लोमेसी होता क्या है। इतनी फैंसी टर्म है, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। देयर इज अ कंट्री, China, who lends money to another country. Let's say Sri Lanka, Indonesia, Bangladesh, Pakistan, and all these countries, they are indebted towards China. So they have to repay the money to China with interest, principal plus interest. So in this particular scenario, what is happening? China is a creditor nation, and the country that has borrowed is a debtor nation. डेटर यानी कि उधार, क्रेडिटर यानी कि आपने जिसको उधार दिया है आपको उससे उधार वापस लेना है। सो क्रेडिटर, डेटर, अकाउंटेंसी की बेसिक टर्म्स है। तो जब हम इन चीजों को देखते हैं, समझते हैं, चीन ने लोन्स दिए इंडोनेशिया को, श्रीलंका को, और ये लोन्स जो है ये ब्रोकर करे जाते हैं फॉर मल्टीपल इयर्स, डेकेड्स, जैसे कि 30 साल, 40 साल, 50 साल। आम बात होती है देशों के बीच में जब लोन्स दिए जाते हैं, तो ये आम बात होती है कि लोन्स हैव बीन गिवन फॉर लेट्स से 50 इयर्स, एंड a rate of interest is fixed, which is less. It is not a high rate of interest, it is a lower rate of interest, like 2%, 3% rate of interest. Now what happens is that when you brokered that agreement, जब वो agreement broker होता है, उस टाइम पे जो कॉस्ट होती है उसके हिसाब से आपको लोन मिलता है। किसी वजह से अगर कॉस्ट आगे चल के बढ़ती है, कॉस्ट बढ़ी 20%, 30%, 40%, जैसे इंडोनेशियन हाई स्पीड रेलवे की कॉस्ट 40% से बढ़ गई, तो वो एक्स्ट्रा कॉस्ट अब कौन भरेगा? उस एक्स्ट्रा कॉस्ट को भरने के लिए अब आपको और लोन लेना पड़ता है। तो आप जो है चाइना के उधार के ट्रैप में, जाल में फंसते जा रहे हो। दिस इज टर्म्ड एज डेट ट्रैप।
So debt trap is a term which is used when you fall in the trap and you have to borrow more, क्योंकि ना आप इधर के हो ना आप उधर के हो, जितना पैसा है उसमें प्रोजेक्ट खत्म होगा नहीं और प्रोजेक्ट बीच में रोकने लायक आप हो नहीं, तो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको और उधार लेना पड़ रहा है, और उधार कौन सा बैंक या कौन सा देश देगा? Nobody would give you that loan, क्योंकि वो प्रोजेक्ट चाइना ने शुरू करा था, चाइना के पैसों से हुआ था, तो आपको चाइना से ही और पैसा लेना पड़ेगा उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। अब क्योंकि आप इस पोजीशन में नहीं हो कि आप पुराना लोन रीपे कर पा रहे हो या अच्छे से रीपे कर पाओगे, तो वो डिप्लोमेसी खेलता है। So what kind of diplomacy did China play? China played the simple diplomacy with Sri Lanka, where it stated कि भाई you are not able to repay my loan, आप हमारा लोन रीपे नहीं कर पा रहे हो या लोन रीपे आगे चल के भी नहीं कर पाओगे, तो आप अपने पोर्ट का एक्सेस हमें दे दीजिए। You give the access to your port. So Hambantota port access was given by Sri Lanka to China because it could not repay the loans, the revised loans which were extended by China to Sri Lanka. ये नहीं रीपे कर पाए, तो चाइना की उधार के जाल, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंस गया ये देश श्रीलंका। उसी तरीके से इंडोनेशिया भी उस जगह फंसने जा रहा है। So China won the use of geostrategically important port. How? Because the creditor nation extends an excessive amount of loan and then extracts economic or political concessions from the debtor country. तो ये चीज हो रही है। और जैसे मैंने आपको बताया कितने देश यहां पे हैं, पाकिस्तान, जिबूती, कीनिया, म्यांमार, श्रीलंका। भाई उस टाइम जब पैसा मिल रहा होता है तो पैसा आपको बहुत अच्छा लगता है कि भाई पैसा मिल रहा है, पैसा कोई लगा रहा है हमारे देश में, एफडीआई इन्वेस्टमेंट आ रही है। लेकिन वो एफडीआई इन्वेस्टमेंट नहीं, वो बेसिकली लोन की इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें आप फंसते चले जाते हो। यू कीप ऑन गेटिंग ट्रैप्ड एंड देन यू हैव टू कंसीड, यू हैव टू गिव इन टू द डिमांड्स बाय चाइना, क्योंकि जिससे आप पैसा ले लेते हो फिर आपको उसके अंदर दबना पड़ता है, फिर आप दबे चले जाते हो। दिस इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग। ये हुआ श्रीलंका के साथ, पाकिस्तान के साथ। अब इंडोनेशिया के साथ क्या हो रहा है, उसके लिए इंडोनेशिया का डेट पैटर्न समझना जरूरी है। द डेट पैटर्न ऑफ इंडोनेशिया। सो इंडोनेशिया हैज टेकन टू टाइप्स ऑफ डेट। सो वन इज कॉल्ड एज sovereign debt. The first one is sovereign debt. Sovereign debt means the debt which has been borrowed by government, money that has been taken by the government, and it is backed by the government. Government has given the guarantee for that loan. Followed by that, the second is called as non-sovereign debt. Non-sovereign debt is that debt that has been taken without any government guarantee. No government guarantee has been given. कोई सरकारी गारंटी नहीं दी गई है, नॉन सॉवरेन डेट है। और ये डेट सरकार ने नहीं, लेकिन गवर्नमेंट कंपनीज ने, गवर्नमेंट एंटिटीज ने, जो वहां की पीएसयूज होंगी, उन्होंने ये पैसा लिया है। सो दिस इज नॉट बैक्ड बाय गवर्नमेंट, ये सरकार द्वारा बैक्ड नहीं है। तो जब आप ये डेट लेते हो तो ये डेट आप रीपे करने की पोजीशन में हो, क्योंकि सरकार ने इसकी गारंटी ली है। लेकिन इस डेट को लिया गवर्नमेंट कंपनीज ने है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसकी गारंटी नहीं दी है। सो दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ रिस्की डेट। तो इंडोनेशिया ने दोनों तरीके की डेट ले ली हुई है। सवाल ये उठता है कि कौन सी डेट कितनी है, दिखाते हैं आपको। हैव अ लुक, जस्ट सी। इंडोनेशिया हैज 4.95 बिलियन यूएस डॉलर्स ऑफ सॉवरेन डेट एक्सपोजर। सॉवरेन डेट एक्सपोजर कितना है? $5 बिलियन के आसपास। ये सरकार की गारंटी का है। लेकिन $17.28 बिलियन इन व्हाट दे कॉल हिडन पब्लिक डेट। जो पब्लिक डेट है, मतलब उधार है, हिडन इसलिए है, इट हैज बीन इनकर्ड बाय स्टेट ओन्ड कंपनीज और अदर गवर्नमेंट एंटिटीज विदाउट सॉवरेन गारंटीज। नो गवर्नमेंट गारंटी हैज बीन गिवन। तो चाइना से इन्होंने 17 साल में इतना लोन लिया, दोनों तरीके का। चाइना कमिटेड मोर देन $35 बिलियन इन दी 17 ईयर्स, सन 2000 से 2017 तक, designated as ORA, official reserve assistance और other official inflows। ये सारी चीजें ली गई थी। तो इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम चीज या मैक्सिमम जो डेट है इंडोनेशिया के ऊपर, वो इस चीज का, दिस डेट इज 78% एंड द रिमेनिंग 22% इज दिस डेट। 22% जो है ये डेट है, 78% ये डेट है। इसका मतलब दैट इंडोनेशिया इज ऑलरेडी सिटिंग ऑन अ टिकिंग टाइम बॉम्ब, कि आप कैसे ये उधार जो है चुकाओगे, क्योंकि आपके पास लिमिटेड पैसा है जो कि सरकार की गारंटी का है।
So implies 78% of Indonesia's debt to China is not reflected in government's books. Reflect नहीं हो रहा है, which is described as a ticking time bomb. टिक 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 टिक, एक दिन ब्लास्ट होगा क्योंकि आप रीपे नहीं कर पाओगे. That could impact a nation's economic scenario. Obvious सी बात है. एक एयरलाइन फटती है हिंदुस्तान में, एक एयरलाइन डिफॉल्ट करती है तो इकोनॉमी हिल जाती है. ये तो आप लोन पे डिफॉल्ट कर रहे हो तो कितना हिलेगी आपकी इकोनॉमी. एंड इंडोनेशिया बिकम्स मोर रिलायंट ऑन चाइना, मोर डिपेंडेंट ऑन चाइना कि भाई अब आप ही बता दो क्या करना है, क्योंकि आपसे लोन ले रखा है. जिससे पैसा लेते हो उससे हमेशा दबे हुए होते हो. इट विल फाइंड इट मोर डिफिकल्ट टू काउंटर चाइनाज ग्रोइंग अग्रेसिवनेस इन द साउथ चाइना सी. अब चाइना और ज्यादा अग्रेसिव होगा साउथ चाइना सी में, इंडोनेशिया कुछ नहीं कर पाएगा. ये चीज चीन ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है. डेट ट्रैप डिप्लोमेसी. देखिए ये है साउथ चाइना सी, दिस इज साउथ चाइना सी, दिस इज इंडोनेशिया, दिस इज इंडोनेशिया. सबका क्लेम है साउथ चाइना सी के आइलैंड्स पे. ये आपने इंटरनेशनल रिलेशंस में डेफिनेटली पढ़ा होगा. यहां पे क्लेम है, यहां पे क्लेम है, इस तरीके से क्लेम है. तो इंडोनेशियन वाटर्स में, जो इंडोनेशिया के वाटर्स है, वहां पे चीन की बोट्स देखी गई है. चाइनीज फिशिंग बोट्स हैव ऑफन ट्रेसपास्ड ऑन इंडोनेशियन टेरिटरी. अब आप कुछ कहने लायक नहीं हो. तो इंडोनेशिया का क्या सिनारियो है. इंडोनेशिया रिलेशनशिप विद चाइना, जो उसका संबंध है चीन के साथ, has prevented it from acting aggressively. आप चीन के साथ aggressively act नहीं कर सकते क्योंकि आप उनके एहसान के तले दबे हैं. They know fully well that any aggressive step risks losing Jakarta's largest trading partner and largest investor, जो कि कौन है, चाइना है. और वो खत्म हो जाएगा अगर आप अग्रेसिव हुए, अगर आपने आवाज उठाई. सो फ्रिक्शन बिटवीन कंट्रीज एंड चाइना ओवर BRI, ये एक अलग सेगमेंट है, ये एक अटैच सेगमेंट है. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. क्या चाइना की हरकत का पता नहीं था आप लोगों को? जब पैसा खा रहे थे या पैसा ले रहे थे तो सिर्फ पैसा आता हुआ दिखा था. कौन फ्री में पैसा देता है? कोई ना देता. नोबडी गिव्स एक्सटेंड्स मनी फॉर फ्री. भारत ने कभी भी इस तरीके से किसी देश के तलवे नहीं चाटे हैं जिस तरीके से आप लोग चाटते हो. और ये जो चीज है ये आपको कभी ना कभी बैकफायर करेगी. 2000 से लेकर 2017 तक लोन ले रहे हो, कब बैकफायर करा? 2023 में. 23 साल लगे आपकी बुद्धि खुलने में, लेकिन कम से कम बुद्धि तो खुली. ये सेम चीज बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और ये सारी जो है उन देशों के साथ हुआ है जो कि किससे जुड़े हैं? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से 150 कंट्रीज जोड़ने का जो है वादा करा था. 150 देश जोड़ने का दावा करा था चीन ने. मतलब सबकी कंट्रीज में आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते थे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो भी लोन के तौर पे. मोर देन 150 कंट्रीज इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दीज कंट्रीज हंग्री फॉर फंड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हैव कंक्लूडेड डील्स विद चाइना. लालच बहुत बुरी बुला है. देखो ये है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. सो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव देखा जाए किस तरीके से, जो पुराना सिल्क रूट हुआ करता था, ये आप IR में पढ़ेंगे. सो चाइना से लेकर जो है किस तरीके से वाया रशिया होते हुए नेदरलैंड्स तक जाता है और इटली तक आता है. सो दिस इज द रूट. ये रूट है, इसको कहा जाता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या मैरिटाइम सिल्क रूट कहा जाता था. और दूसरा है ये आप देख रहे हैं, ये है सी रूट. सो अब आप ध्यान रखेंगे, रोड रूट प्लस सी रूट, ये दो रूट्स हैं. इस टोटल रूट को कहा जाता है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, या इसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी आप कह सकते हैं. यू कैन ऑल्सो कॉल इट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. सो BRI is a global infrastructure project by Chinese government in 2013 to invest in more than 150 countries, जिसमें ये इंफ्रा पूरी तरीके से फंड करेंगे चीन के साथ. तो ये चीज चलती गई और अब जाके कोविड, और कोविड के बाद जब पूरी अर्थव्यवस्था बंद हो गई और ये 150 देश जो कि एहसान के तले दबे हैं चीन के, पैसा वापस नहीं कर पाए, तो उन्होंने क्या करा? दे रीनेगोशिएटेड द लोन टर्म्स ऑफ 40 BRI कंट्रीज. 40 BRI डील्स मतलब 40 देशों के साथ रीनेगोशिएट करा है. और ये नंबर 2020-21 में पिछले ईयर्स के कंपैरिजन में ज्यादा है. यानी कि इसके पहले और कई देश रीनेगोशिएट कर चुके हैं. अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट, दिस नंबर रिप्रेजेंट्स इंक्रीज ऑफ 70% फ्रॉम द प्रीवियस 2 years. इसमें 70% से बढ़ोतरी देखी गई है. मतलब 70-80 देश अभी तक रीनेगोशिएट कर चुके हैं कि हम आपका पैसा ना रीपे कर पाएंगे. Another study found that China had spent $240 billion bailing out 22 countries. क्या जरूरत थी पैसा लेने की इन 22 देशों को? बेल आउट करने के नाम का भी जो पैसा लिया है वो भी तो वापस करना पड़ेगा. बेल आउट भी तो उधार ही होता है. आप सोच के देखिए.
अब ये जो चीज है, ये इंडोनेशिया को समझना जरूरी है कि आपने जो लाइट एटीट्यूड लिया है, टेक इट लाइट एटीट्यूड की ठीक है, पैसा आ रहा है, आने दो, बन रहा है, बनने दो, 4 साल डिले हुआ प्रोजेक्ट, 40% कॉस्ट बढ़ गई और अब आप उधार के तले दबे हो, और प्लस आपकी नॉन सॉवरेन गारंटीज हैं जो कि बैकफायर करेंगी. So the damage caused by the country's negligence in the contract negotiations in the rail projects, domestic factors have thus also had a role in the delay and cost overruns as seen above. This is something that we have seen, this is something that we have observed, और ये चीज हमें बहुत massively backfire करेगी. तो अब देखना यह है कि इंडोनेशिया क्या कदम उठाता है. इसके फॉलो अप वीडियो जरूर आएंगे जैसे जैसे ये टॉपिक एक्सप्लोर होगा या जैसे जैसे ये टॉपिक अनवाइंड होगा, अनअर्थ होगा. तो आई होप आपको ये टॉपिक जरूर पसंद आया होगा. सब्सक्राइब करें मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर और टेलीग्राम हैंडल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको जितने पीडीएफ है सिर्फ और सिर्फ यही मिलते हैं आयुष सांघीज IAS अकेडमी. दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय एवरीवन. टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.